नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का 64वां प्रोग्राम, जिसका नाम है चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें कि चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी टाइटल हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, काफ़ी राज्यों में भी फेमस हो चुका है। और चाय की चुस्कियां इस समय हर जगह खूब लग रही हैं। कारण क्या है कि सर्दी काफ़ी है। और इस सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात एक युवा समाज सेवक मुकुल सैनी से करवाने जा रहे हैं, जिनका समाज सेवा के क्षेत्र में अभी 2.5 साल का समय हुआ है। और उनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है मेरा मिशन गरीबों का राशन। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के समय भी 1000 से अधिक परिवारों तक राशन पहुंचाया गया है इस संस्था द्वारा। समाज सेवा की जो होड़ है, जिसको कहते हैं कि समाज सेवा क्या होती है, उसका जज्बा क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका फ़ायदा क्या है, इन सब बातों के अलावा आपको बता दें, समाज सेवा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि नुकसान बड़ा होता है। नुकसान व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो नुकसान काफ़ी होता है। कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति तक राशन जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और किसी और के हाथ में चला जाता है। बहुत सी समस्याओं का भी समाधान होता है, लेकिन काफ़ी ऐसी समस्या हो जाती हैं जिनको झेलना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, मुकुल सैनी का भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर वो कुछ गरीब लोगों से मिल रहा था। तो वहाँ की डिमांड थी, वहाँ के लोगों का था कि उनके पास खाने पीने के लिए राशन नहीं है। और दोस्तों, वीडियो हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। और उसी समय मुकुल कुमार और उनके दोस्तों ने, उनकी जो संस्था के लोग थे, उन लोगों ने एक सूची बनवाई है जिसका वितरण आज या कल से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएं और इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मैं चाहूँगा शेयर से पहले आप हमारे प्रोग्राम को लेकर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताकि हमें भी यदि किसी तरह का और सुधार करना है या और बातों को लेके आना है जिसमें समाज के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न हो, तो इसी में हम लगे रहे। दोस्तों, आइए मैं आपकी सीधी बात करवाता हूँ मुकुल कुमार सैनी के साथ। उनसे जानते हैं कि छोटी सी उम्र में समाज सेवा का जज्बा कहाँ से पैदा हो गया। मुकुल जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। सुखीजा जी, सबसे पहले तो आपका और आपके न्यूज़ चैनल का दल से धन्यवाद करता हूँ। और आज आपके माध्यम से मेरे ग्रुप के सभी दोस्तों और माननीय सदस्यों का हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जो मुझे अपना भाई समझकर, बेटा समझकर दिन रात 24 घंटे मेरे साथ गरीबों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपके बता दें कि मुकुल अकेला नहीं है। मुकुल ने जब शुरुआत की थी तब तो अकेला था, लेकिन जब शुरुआत हुई तो उसके बाद ये शुरुआत का एक कारवां बन गया। काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ गए। सीधा प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न यही है कि मुकुल जी, आपका उद्देश्य क्या है समाज सेवा करने को लेके? देखिए जी, लॉकडाउन में 2020 में जब भारत की सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग पैदल गए अपने घरों के लिए और काफ़ी लोग भूखे मरे। तो तब मैंने ये सोचा था कि अपने परिवार वालों से बात कर कर कि कैसे मैं इनकी मदद करूं, कैसे इनकी थोड़ी सी मदद हो सके। तो मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने बोला कि हम तेरे साथ है, तू एक मिशन चला, जिसके तहत हमने आज तक 2020 से 1780 परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया है, ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। मुकुल जी, जो ये राशन आप वितरण करते हैं, क्या ये रिपीट भी होता है? जैसे मान लो, कितने टाइम का राशन देते हैं आप? ये 5 दिन का राशन होता है, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, आधा किलो तेल की शीशी और 1 किलो नमक। इसमें मुकुल जी, मान लो आपने जिस परिवार को राशन दिया है और उसका वो राशन 1 हफ्ते तक खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कैसे फिर दोबारा रिपीट करते हैं? बिल्कुल कर देते हैं हम। अगर किसी की डिमांड होती है कि हम किसी को कमाने वाला घर में नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल देते हैं। और मैंने 56 झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी है जिनको हम हर महीने राशन देते हैं, जो परमानेंट बंधे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये अपने आप में बड़ा ही अच्छा कार्य है। अच्छा इसलिए है क्योंकि उन लोगों की मदद करना जिनके पास लॉकडाउन के दौरान
रोजगार खत्म हो चुका था और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का जीवन आपको मालूम ही है, कहीं काम मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ये जो सेवा है ये निरंतर रहेगी। ये देखिए जी, मैंने कसम खाई है कि मैं मरते दम तक गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अपने सबसे ज़्यादा तो मैं अपने दादा नगर खेड़े का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, नगर खेड़े की जब बात आती है, नगर खेड़े की एक बहुत बड़ी, दादा नगर खेड़ा की बहुत बड़ी गरिमा और परंपरा भी है, क्योंकि ये धार्मिक परंपरा है। और जिस कॉलोनी क्षेत्र के अंदर दादा खेड़ा नगर खेड़ा स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ के आसपास के जो कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाता है। क्या बताते हैं इसके बारे में आप? देखिए, कहते हैं कि जैसे नेगेटिव पावर हो गई या पॉजिटिव पावर होती है, तो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे दादा नगर खेड़ा, तो उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। जैसे तो बड़े बुजुर्ग, जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर यमराज भी किसी की मृत्यु हो जाती है, लेने के लिए आएंगे, तो नगर खेड़े से इजाज़त मांगते हैं कि हम उसको ले आए या नहीं लेके आए। तो देखिए, मैं तो बचपन से आज तक जाता आया हूँ, हर रोज़ सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा करके आता हूँ। यही मेरे रूटीन है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जो ये आप मुकुल से मिल रहे हैं, मुकुल आपको बता दें लॉ का स्टूडेंट है और उत्तर प्रदेश से लॉ कर रहा है। और कोरोना काल में आजकल आपको मालूम है सभी कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद है, तो ये समय ये अपने घर करनाल में आए हुए हैं। मुकुल से जान लेते हैं। मुकुल, ये लॉ का कौन सा आपका ईयर चल रहा है? लॉ का सेकंड ईयर है भैया। और पढ़ाई का मैं कहूँगा कि देखिए, हरियाणा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो गया है। मेरी एक पेपर में कंपार्टमेंट भी आई थी, जिसमें मैंने पास कर लिया था। और लेकिन अब यूपी सरकार में इलेक्शन है, तो कोरोना चल रहा है, बिल्कुल स्कूल कॉलेज सब बंद है। वो तो मैं इसीलिए घर से ऑनलाइन क्लास हो जाती है, कभी अटेंड कर लेते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि मास्टर ही ऐसे हैं वहाँ के। मतलब शिक्षक ही ऐसे है कि कई बार अपने आप ही लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। बच्चे नहीं आते, बच्चे को गालियाँ देते हैं, बस क्या बोले। मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो नीमन गिर चुका है। बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज स्कूलों में कॉलेजों में पैसे का व्यापार हो रहा है, पढ़ाई बच्चों की ख़त्म हो रही है, पैसा चाहिए। अभी हरियाणा में करनाल में देखोगा कि हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों के लिए एक योजना चलाई हुई थी कि 12वीं तक बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। तो लोग, स्कूल वालों ने सरकार से पैसे लेने के लिए उनकी बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। 134 का मामला था। बिल्कुल जी, 134 ए। दोस्तों, 134 ए का मामला अभी तक सुलटा नहीं है। जिसका खाते अन्न उससे चुराते हैं मन। दोस्तों, बहुत बड़ी इस विडंबना है कि सरकार ने सुविधा दी 134A में कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी जो आर्थिक दृष्टि से बेहद कमज़ोर हैं। और आपको बता दें, मुकुल ने ये मामला भी बड़ा अच्छा सा हमारे संज्ञान में डाला है और हमने इस खबर को भी दिखाया था। मुकुल जी, करना क्या चाहते हैं आप जीवन में? देखिए जी, मैं बस ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को इतनी खुशियाँ दे सकूँ कि उनको कोई शिकायत ना हो। उन्होंने बचपन में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो अब मेरी बारी है कि मैं उनको सारी दुनिया की खुशियाँ दे सकूँ। और मेरा बस ये है कि मेरा मकसद ये है, कोई गरीब भूखा ना सोए। एक कड़वा सच है जो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि भगवान हमेशा सुबह भूखा उठा देता है लेकिन सोने नहीं देता। वो मैं सच करके दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो मुकुल जी, अभी आप कुछ सर्दियों में कंबल कुंबल भी वितरण करने का प्रोग्राम बना रहे थे, उसका क्या रहा? उसका देखिए जी, हमने कंबल वितरण करने का बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था। वो पहले तो मेरे पैर में चोट लग गई, बाइक टूटी पड़ी है, तो उसके लिए भी अभी थोड़ा पैसे का चल रहा है इंतजाम। तो बाकी कंबल भी पड़े हैं, वो भी हम वितरण करेंगे। पहले अब बस स्टैंड के पीछे जो राशन की डिमांड आई है, उन गरीब परिवारों ने मुझे रोक लिया था, तो पहले उनका राशन का करूँगा। कंबल तो देखिए बांटे जा सकते हैं, किसी का पेट तो भूखा नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सर्दी का भी इंतजाम होगा और खाने का भी इंतजाम होगा। किसी की जान को बचाना, तभी तो नाम होगा। तो जो ये संस्था आपने बनाई है मुकुल जी, मैं आपका लेटर पैड देखना चाह रहा था दोस्तों। ये जो संस्था बनाई है मुकुल जी ने, मेरा मिशन गरीबों में राशन। एक्चुअली भी ऐसी संस्थाएं जो होती हैं ना, जो प्राइवेट्स जो निजी बनाते हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे जो मोटिव होते हैं, इसको सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। हालांकि सरकार भी करती है और जिस तरह से सरकार ने भी किया वो सबको मालूम है कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन जब सामाजिक संस्था मैदान में उतरती है
तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं मुकुल जी बड़े पॉजिटिव आते हैं, दिखता है कि समाज में कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए सुखीजा जी, मैं आपके चैनल की हर खबरें देखता रहता हूँ। तो मैं 2020 से अब तक हमने 180 बार राशन बांटा है, जिसके हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए वो भी दे सकता हूँ। मैंने पर्सनल सीए, पर्सनल अकाउंटेंट, पर्सनल असिस्टेंट रखा है, ताकि एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हम आटा, चीनी, चावल, नमक लेते हैं, जिसको पैकिंग करा के हम बांट देते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुकुल पैसे लेता है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात है कि पैसे कैश तो लेते नहीं हो आप, नहीं जी, नहीं, बिल्कुल तो भी उन्हीं नहीं से लेते ही हैं। वो किटें जो हम होती हैं वो उठवा लेते हैं आप पूरी की पूरी। हम तो ग्रुप में डाल देते हैं कि हमें क्या राशन की जरूरत है, वो अपन दोस्त अपने आप ही एडजस्टमेंट कर देते हैं आटा, चीनी, चावल की। ये मुकुल जी, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ही बड़ा फायदेमंद है, कोई वो धब्बा नहीं लगता। देखिए जी, धब्बे की तो बात से हर इंसान को डर लगता है कि कल उसके ऊपर झूठा केस हो जाए। कि समाज में देखिए, अगर कोई चढ़ता है, जिसका नाम चढ़ता है, तो उसे गिराने के लिए काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं मैदान में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं, माननीय सदस्य हैं, जी। कि किसी का भी मन टूटे ना कि मुकुल ये जुट्ठा बोल कर रहा है। आज तक सभी ने मेरा भाई समझकर, बेटा समझकर साथ दिया है, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आगे भी मैं उनका विश्वास बनाए रखूं। मुकुल जी, यदि हम बात करें, आपके परिवार की बात करें, आपकी खुद की पर्सनल निजी जिंदगी के बारे में बात करें, तो क्या बताना चाहेंगे? परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं परिवार के लोग, उनका समाज सेवा में क्या योगदान है? देखिए जी, जब से मैंने समाज सेवा शुरू करी है, तब से मेरा परिवार, जितने भी मेरे प्रोग्राम होते हैं, उनमें हर प्रोग्राम में मेरे दादाजी 51 किलो आटा अपनी जेब से देते हैं, और मैं अपनी जेब से 1100 रुपये देता हूँ, जो मेरी सैलरी में से कट कट आगे मैं हर महीने अलग रखता रहता हूँ। और मेरे परिवार में 7 मेंबर है, दादाजी है, दादी है, भाई बहन है, और मम्मी पापा है। बिल्कुल दोस्तों, बुजुर्गों का जब आशीर्वाद बना होता है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। मुकुल, लॉ कर रहे हो, क्या करना चाहोगे वकालत करके? देखिए जी, मैं यही करना चाहूँगा कि मैंने ये सोच रखा है कि किसी गरीब का अगर केस आया, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा। बिल्कुल जैसे उसको इंसाफ मिलेगा, मैं बिल्कुल दिलाएंगे। और कोई ये नहीं है कि वकीलों के नाम पे आजकल हड़ताल होती रहती है, कोर्ट खाली पड़ी रहती है, चैम्बर खाली पड़े रहते हैं। तो वकीलों की एक ऐसी गरिमा है जिसे बनाए रखना चाहिए, और इंसाफ का एक तराजू है वकील। मुकुल जी, बात करें तो अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली एक वकील थी सोनिया तंवर जी, जी। उनको न्याय पाने के लिए हड़ताल करनी पड़ी, बिल्कुल जी। प्रदर्शन करना पड़ा, जी। उनके पति को भूख हड़ताल पे रहना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा प्रशासन, सरकार हिली। ये कहाँ तक उचित है? देखिए जी, सोनिया तंवर, जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, उनकी मैं समर्थन करता हूँ। और आप भी जानते हैं सुखीजा जी, आपकी मेरे से बड़ी एज है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलती होती है। थोड़ी सी गलती इनकी भी होगी तो थोड़ी सी उनकी भी है। मैं इनका विरोध इसलिए करता हूँ कि किसी भी सरकारी दफ्तर पर ताला लगाना आम इंसान की बस की बात नहीं है। और वो तो एसपी, डीसी, डीएसपी के ऑफिस में जा रहे थे शायद, तो वो बिल्कुल गलत था, जिसके लिए मैं उनका थोड़ा सा विरोध करता हूँ। क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है एसपी साहब और डीएसपी, करनाल के माननीय सदस्य है, रिस्पेक्टेड पीपल्स है। जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो आम लोगों के लिए बनाया गया है। तो आपकी भी समस्या दूर होगी, और हो ही है उनकी समस्या दूर। मुकुल जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो ये लोग जिनके आप नाम गिनवा रहे हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। जी जी। इनको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। जी जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है करनाल का, करनाल के लोग इनको अपनी सराखों पर बिठा लेते हैं और उसके बाद ये मनमानी करते हैं। आप सोच सकते हैं, 25 मुकदमों शिकायतें दी हों और 17 मुकदमे दर्ज हों, उसके बाद सोनिया को खुद सड़क पर आकर बैठना हो, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं उनके हस्बैंड का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी का बिल्कुल आखिरी तक साथ दिया है। और आपने लॉकडाउन में देखा होगा, डीएसपी राजीव कुमार थे, जो एक नेक दिन और सच्चे इंसान थे, जिन्होंने गरीब परिवारों की कितनी मदद करी थी। तो मैं, अब राजेश फोगाट है शायद करनाल में डीएसपी, तो उनको भी जानता हूँ, अच्छे इंसान हैं। लेकिन उस पद पे रहते हुए आम इंसान की समस्या को दूर करना चाहिए। वरना अनिल विज तो गब्बर है ही अपने हरियाणा के, वो उनको अपनी नहीं तो समझाएंगे कैसे गरिमा रखते हैं पद की। क्या बात है दोस्तों, अनिल विज का नाम आ गया सामने, और एक खबर मुझे याद आ गई। रात को मेरे पास 11 बजे पलवल से फोन आया था, किसी असहाय पिता का फोन आया था। उन्होंने मुझसे बात की रात को 11 बजे लगभग, और मैंने ही उनसे
कहा कि अब काफ़ी लंबा समय हो गया और मैं दिन में 11 बजे के बाद आपसे बात करूंगा। दोस्तों, उनकी बेटी का एक इशू चल रहा है और उसके पति ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और बता दें, बेटी गर्भवती थी और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यदि मेरी ये खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री देख रहे हैं, माननीय श्री मनोहर लाल जी, या उनके स्टाफ के लोग देख रहे हैं, गृह मंत्री देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस मामले पर कड़ा संज्ञान लें। बेटी किसी की भी हो, इंसाफ तो चाहिए। तो मुकुल जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि समाज सेवा की आड़ में कहीं राजनेता तो नहीं बनना चाहते आप? नहीं जी नहीं, बिल्कुल। मैं तो देखिए एक बिल्कुल सिंपल परिवार से हूँ, साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ना मेरे पास इतना पैसा है, ना पावर है कि मैं राजनीति में उतरकर अपना करियर खराब करूँ, पढ़ाई खराब करूँ। और मेरे दादाजी एक सरकारी नौकरी पर थे, तो उन्होंने बचपन से यही सिखाया कि किसी अच्छे काम के लिए चुनो रास्ता, किसी गलत काम के लिए। देखिए जी, राजनीति का ऐसा जरिया है जिसमें जो जाता है उसके काले हाथ जरूर होते हैं और मुंह भी काला हो जाता है। बिल्कुल होता है जी। देखिए आजकल आपको पता है इंडिया में काला धन कितना पाया जा रहा है। अब खबरें चल रही है यूपी में पीयूष जैन इत्र व्यापारी के घर 400 करोड़ रुपए मिले, तो बहुत ही यहाँ पे बेरोजगारी का आलम है और उनके पास इतने करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, तो समझा जा सकता है कि जनता जानती है। लोग जनता जानती है। दोस्तों, आपको बता दें, जनता ये भी जानती है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी महाराज मलाई चाटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए, अपने पद से त्यागपत्र दे गए और उसके बाद जाकर वो सपा के दामन में छिप गए। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ही काफी और भी एमएलएज हैं जो भाजपा को छोड़कर भाग रहे हैं। ये दोस्तों, ये विडंबना है या एक राजनीति का एक हिस्सा है? क्या है ये बड़ा सोचने का विषय है कि जब आपको कुछ मिलता है तब आप उनके हो जाते हैं और जब आपको कुछ नहीं मिलता तब आप छोड़ देते हैं। लेकिन एक घटना मुकुल जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की। जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जितने भी लोगों ने साथ दिया, आज वो सारे लोग अपने घर पे बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी महाराज उनको भूल गए। भी उनकी लोक लज्जा थी, जो उनको जिताने का जो जज्बा था, वो तो उन लोगों ने काम कर दिया। लेकिन उसके बाद वो ऐसे लोगों को ले आए जिनको हरियाणा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, केवल मात्र मक्खनबाजी करने का है, पानी मारने का काम है, बटरिंग करने का काम है, और मुख्यमंत्री जी उनकी बातों में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये बात सही है या गलत है? देखिए जी, करनाल के मुख्यमंत्री पहले एमएलए है, बाद में मुख्यमंत्री है, जिनकी मैं आदर सम्मान करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे पद पर बैठे हैं, हरियाणा के राजा है और उनकी अपनी प्रजा की सेवा करना उनका कर्तव्य है। देखिए आप ही जानते हैं कि पानी मारने से नाम होता है हमेशा। लोग बड़े बड़े नेताओं के पानी मारते हैं, काम लेते हैं, तो मैं जिंदगी में वो कभी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को सलाह देता। आप अकेले चलिए, एक दिन आपके पीछे भीड़ होगी, आप किसी नेता के पीछे मत चलिए। क्या बात है, अकेले चलो, एकला चलो बोलते, एकला चलो रे, एकला। और ये बात समझ भी जानी चाहिए क्योंकि जो ये समय है ना, ये समय कट जाता है, फिर दोबारा चुनाव आ जाएंगे, फिर वो षड्यंत्रकारी भी आ जाएंगे जो जनता का बेवकूफ़ बनाएंगे। करनाल की अगर हम दर्द की बात करें मुकुल जी, करनाल की अगर दर्द को छू लें, जी बिल्कुल, या उस जख्म के ऊपर जो दर्द वाला जख्म है उसकी सफाई करें, तो बहुत से नेता निकलेंगे जिनके दिलों में बड़े दर्द है। देखिए जी, अभी करनाल के लोगों की समस्या तो ये चल रही है कि अभी हरियाणा सरकार ने टेंडर पास करा है कि पुल बनाया जाएगा घंटाघर के आसपास से। तो मेरी राय ये है, दुकानदारों का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। जिसको नीचे दुकान के आगे सामान मोटरसाइकिल खड़ी करनी होती थी तो वो 200-400 रुपए का सामान ले लेता था, तो वो पुल के ऊपर से जाएगा तो उनका सामान नहीं बिकेगा। मुकुल जी, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पुल बन ही जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये पुल बन रहा है जो अब पहले बन रहा था विक्रम मार्ग से, लेकिन अब ये पुल और आगे ले आए हैं, निरंकारी खालसा कॉलेज के पास से ले आए हैं, वहाँ से इसको उठा देंगे। जी। और सिंगल पिल्लर का ये फ्लाई ओवर लंबा बनेगा। और जो लोग शहर के बीच के लोग हैं, जिन लोगों को परचेजिंग करनी है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या लगता है?
देखिए जी, दिक्कत तो आएगी, और सबसे ज़्यादा तो मैं करनाल प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ई रिक्शा वालों के ऊपर लगाम लगाया जाए। करनाल जिला प्रशासन ने ई रिक्शा वालों को नंबर दिए हैं जो 1 से सीरीज चलाई है, लेकिन मुझे एक ही दिन में भाई साहब 1-1 हज़ार रिक्शा दिखती है। तो वो किसी को ठोकते चलते हैं, हॉर्न नहीं बजाते, लाइटें नहीं होती, तो इसके कारण भी हादसे एक्सीडेंट होते हैं और भीड़ का आलम है। कहीं भी मोड़ देते हैं रिक्शा वाले। देखिए जी, परसों की बात है, पीछे से टक्कर मारी है तो क्या बोल रहे हैं, ऊपर से गाली देने लग गया कि तू देख के नहीं चलता। मैं तो आगे रेड लाइट थी तो जंप तो कर नहीं सकता भाई साहब, मेरा चालान कट जाएगा। उनको इतनी जल्दी रहती है, और उसमें बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसने भी बोला उसको कि भाई आराम से चला ले। कहता उतरना जल्दी जाना है तो उतर जा, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। क्या बात है दोस्तों, आपको बता दें खुले सांड होते हैं, आपने सुना होगा, खुले सांड की तरह ई रिक्शा वालों को छोड़ा हुआ है। किसी भी तरह के किसी भी नियम कायदे कानून का कोई भी फॉलो नहीं है। पुलिस भी इनके चालान काटने से डरती है। हमने नहीं देखा पुलिस ने किसी ई रिक्शा वालों का एक अभियान चलाया और इनके चालान धड़ाधड़ काटे हो। सबसे पहली बात बता दें, बिना मास्क के कोविड के अंदर सवारियों को बिठाकर घूम रहे हैं। 3 व्हीलर वाले भी शामिल हैं बीच में। इन लोगों का इतना गदर है, जो ये फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है, आपको मैंने अपनी खबर में दिखाया था कि फ्लाईओवर को बनाने वाले जो निर्माता, इसके इंजीनियर हैं जो असली, वो हैं ई रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले, ये ऑटो वाले, ये क्योंकि इनका मामला यदि एक बार अच्छे से चेक कर लिया जाए, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी खुद स्वयं चेक करें, हुलिया बदल गया अपना, तो असलियत सामने आ जाएगी। हमारे पास खबर है, 10 रुपये ई रिक्शा प्रतिदिन और 15 से 20 रुपये ऑटो रिक्शा, और जो रेडियां लगी हैं, फ्रूट की रेडियां, बस स्टैंड के आसपास जो रेडियां लगी हैं, और जो रेडियां सब्जी मंडी पुरानी वाली के आसपास जो लगी हैं, सड़कों के किनारे पे लगी हैं, उनका भी सुविधा शुल्क पता नहीं कौन ले रहा है। तभी वो मनमाजी कर रहे हैं, तभी ये गदर मचा हुआ है। देखिए सुखीजा जी, आप जानते हैं कि करनाल में कुछ तो नगर निगम ने लोगों को ज़्यादा परेशान कर रखा है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगाकर गरीब आदमी मकान बनाता है तो वो बिना नोटिस के गिर जाते हैं। चलो इनका काम है, आपने गिर दिया, नोटिस दे दीजिए। किसी गरीब का आशियाना मत उजाड़िए, उसकी बद्दुआ ही मिलेगी, दुआ तो मिलती नहीं भाई साहब। अगला सारी ज़िंदगी की कमाई लगाकर एक छोटा सा घर बनाता है, उसमें अपने बच्चों के बड़े बड़े सपने देखता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। जब उसकी आंखों के आगे उसको तोड़ दिया जाता है। घरोंडा में आपने देखा, पीला पंजा चलाया, और हरियाणा के अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद की बात है। करनाल के अब तक मैंने सबसे अच्छे जो एसपी लगे हैं, पंकज नैन जी रहकर गया, जिसने राहगिरी शुरू करी थी। और उसके बाद एक सुरेंद्र सिंह भोरिया थे, जिन्होंने दुर्गा शक्ति बनाई थी। मुझे तो आज दुर्गा शक्ति दिखती ही नहीं करनाल में, है कहाँ। वो दुर्गा शक्ति को कन्वर्ट कर दिया ना, डायल 111 आ गया। देखिए जी, डायल 111 अपनी झंगा ठीक है, लेकिन दुर्गा शक्ति का काम था आवारा मनचले जो लड़के होते हैं कॉलेजों के बाहर, जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, गलत गलत बोलते रहते हैं, दुर्गा शक्ति उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन दूसरे रास्ते भटक रहा है, और आवारा लड़कों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, छेड़ते चलते हैं लड़कियों को, सीटियां मारते चलते हैं। अगर पुलिस की बात की जाए, आम जनता के चालान काट रहे हैं 500-500 रुपये के। ई रिक्शा वालों को भी कभी आरसी मांग कर देखो, टेम्पो वालों की आरसी मांग कर देखो। सेक्शन 130 के तहत, धारा 130 के तहत कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती चाबी नहीं निकाल सकता, आप भी जानते होगे सुखीजा जी। तो ये राइट नहीं है भारतीय संविधान में कि कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती चाबी निकाल ले और हैंडल मोड़ के उसके आगे कर ले। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है आम जनता के साथ। तो इसके लिए जनता को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के अंदर एक एसएचओ ऐसा लगाया है जो छुप के लोगों के चालान काट रहा है। छुप के ऐसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है वो एसएचओ अपनी टीम को लेके, और फिर वो वहाँ पर गुप्त जगह पे चालानिंग करते हैं। किसी की सीट बेल्ट चेक करते हैं, किसी का मास्क चेक करते हैं, किसी की आरसी चेक करते हैं, और पता नहीं चाय के प्याले कहाँ से बन के आ जाते हैं उनके लिए। तो मुकुल क्या लगता है ये हो क्या रहा है करनाल में? देखिए जी, सब अपनी जेबें भर रहे हैं, इनकी तनख्वाह से कभी पेट नहीं भर सकता। पुलिस की दोस्ती भी बुरी होती है और दुश्मनी भी बुरी होती है। ठीक है, मैं तो ज़्यादा किसी से मतलब रखता ही नहीं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पुलिस एक जनता की सेवक है जो जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा भाई साहब, पुलिस के भी परिवार है, पुलिस के भी बच्चे हैं, तो आम जनता को भी इनका थोड़ा सा साथ देना चाहिए। मास्क लगा के चलो, सीट बेल्ट लगा के चलो, इसमें आपका नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा है।
क्योंकि वो भी अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर दिन रात खड़े हैं और उनका भी हमको समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये ज़्यादा गंदे पुलिस वाले नहीं हैं, ज़्यादा उनकी परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये लोग ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से हैं। हर प्रोफेशन के अंदर गंदी मछलियाँ होती हैं जो पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। मुकुल जी, अब आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, कैसा लग क्या रहा है आपको जी? चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? देखिए जी, चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी किसकी आज उसकी में किसकी में आज आप फंसे हुए हैं, आज हमारे को, आज हमने आपको है, लेकिन चाय की आज हम चुस्की बात करेंगे, उसकी नाम अच्छा है, लेकिन उसकी किसकी है? या जो बैठा है हॉट सीट पर, जो बैठा है केबीसी के, उसकी बात होएगी। बिल्कुल, आज हम आपकी बात बिल्कुल जी, आज हमारी बात हो रही है। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम तो परमात्मा से दुआ करेंगे आपका बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़े और आपको तरक्की हो। मुकुल जी, क्या करना क्या चाहोगे जीवन के अंदर समाज सेवा के साथ साथ? देखिए जी, मैं एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अभी लॉकडाउन का इंतजार कर रहा हूँ। अगर हरियाणा सरकार, भारत सरकार लॉकडाउन लगाती है तो मेरा लगाया हुआ पैसा बिल्कुल टोटल वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। और मैं जो से क्लर्क के पेपर होते हैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ। अगर कहीं तुक्का बिड़ जाए तो नौकरी भी मिल जाएगी, सरकारी दामाद बन जाएंगे हम भी। अच्छा, तुक्का बिड़ जाएगा? तुक्का बिड़ जाएगा तो अगर सरकारी दामाद बन जाएंगे हम भी। शादी हो गई आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई अभी, ना इस शादी के बारे में सोचा है। शादी करवानी है या नहीं करवानी? शादी करवानी है। देखिए, एक करनाल की लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ, लेकिन उसके माँ बाप की डिमांड है कि सरकारी नौकरी होना चाहिए लड़का। भाई साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है कि 2 लाख रुपए आपकी बेटी को कमा के दे सकूँ। मैं तो सिंपल से घर का हूँ और ये कहना चाहता हूँ उसके माँ बाप के लिए, मैं सरकारी नौकरी क्यों करूँ जब मेरे पीछे ही सरकारी नौकरी वाले खड़े हैं। मैं तो कभी कभार थक कर बैठ जाता हूँ, वो धक्का मार कर बोलते हैं तू चल, हम तेरे साथ खड़े हैं। चलिए, ये था मुकुल का निजी मामला, जिसका हम बिल्कुल भी, हमारा इस तरह के मामलों में कोई भी सरोकार नहीं होता, बट पर्सनली बात है उनकी, रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता सुने मुकुल क्या कहना चाहते हैं। मुकुल, आपसे जो बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि करनाल का जो रंग रूप है बदला है काफ़ी मनोहर लाल के सीएम बनने के बाद? देखिए जी, मनोहर लाल वैसे तो जो सीएम है बहुत ही अच्छे इंसान है। मैंने तो बीजेपी सरकार में पार्कें देखी है और एनडीआरआई की सड़क देख लीजिए, जिस पे एसपी साहब जाते हैं वो सड़क देख लीजिए, बाकी सारी सड़कें टूटी पड़ी है। सब्जी मंडी वाली देख लीजिए आप, बिल्कुल बुरा हाल हुआ है। मैं तो मनोहर लाल खट्टर जी से और एसपी साहब से एक बार ये कहना चाहूँगा, आप अपनी पर्सनल कार छोड़कर मोटरसाइकिल पर आकर देखकर, सरकारी गाड़ी छोड़कर एक सिंपल सी रिक्शा में या मोटरसाइकिल पर आकर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और अगर आप उसमें गिर ना जाए तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब, एक एक पहिया पूरा चला जाता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हैवी लोडेड इतना है कि दिन में चलते हैं, रात को चलते हैं, उसकी रिपेयर कर देते हैं, वहीं से दोबारा पानी भरता रहता है, वो टूटते रहते हैं। क्या बात है दोस्तों, हम आपको जल्दी एक ऐसी सड़क दिखाएंगे जहां पर लोगों का आवागमन नाम मात्र है, लेकिन नगर निगम उस सड़क को कम से कम, अगर हम उसका फीता मार दें, इंची टेप लेके अगर उसको नाप दें, तो वो कम से कम आरसीसी की 10 इंच अर्थात 1 फुट के लगभग मोटी सड़क बनाई जा रही है। और आपको जब वो सड़क दिखाएंगे आप कहेंगे ये हो क्या रहा है, आखिरकार पैसे की बर्बादी किसके इशारे पे हो रही है? जहाँ पर सड़क है वहाँ सड़क बनती नहीं है, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ सड़क बन जाती है। और करनाल के अंदर मुकुल, जो ये लाल बत्ती वाला इशू चल रहा है, हर चौराहे पे लाल बत्ती लगा दी है, किसी का भी कोई टाइमिंग सेट नहीं है। भी जिस आदमी को पहले वो चौराहा पार करने में 2 से 3 सेकंड लगते थे, हद 10 सेकंड लग जाते थे, अब उसको वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, 2-2, 3-3 मिनट तक। क्या लगता है सुखीजा जी? मैं तो ये चाहूँगा कि 150 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए गए थे, 150 करोड़ रुपए सड़कों पर लगाते या किसी गरीब की शिक्षा में लगाते, पढ़ाई में लगाते तो ज़्यादा बेटर होता। आप लाल बत्ती चौक को देख लीजिए, तीनों लाइटें एक लाइन में चलती है भाई साहब। ग्रीन का तो पता ही नहीं कि कब चलना है कब नहीं चलना, तो सब लोग रूल तोड़ते हैं और लोग, पुलिस बोल रही है कि चालान कटेंगे। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी का ऑनलाइन चालान कटा है। अगर ऑनलाइन चालान कट रहा है तो ये पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन चालान कट गया एक बंदे का, और वो चालान कैसे कटा है आपको बता देते हैं। वो चालान
देखो चलानिंग अथॉरिटी है जो चालान काटने वाली, कहाँ चालान काट रही है। देखो इस बंदे ने जिसका ये चालान है, ये मैं अपने साथी कहूँगा ये चालान दिखा देंगे कि ये चालान जो है आप ये चालान दे सकते हैं। ये एक निसंग के व्यक्ति हैं पंकज ओंगद गांव के, उनका चालान कटा है। और आपको बता दूं इसके अंदर क्या है कि येलो लाइट का मतलब होता है कि अचानक ग्रीन लाइट होने वाली हो या रेड लाइट होने वाली हो, उससे पहले येलो लाइट आती है भी किसी भी तरह से आप रास्ता क्लियर कर दें। और इस बंदे का कट गया चालान, 5,000 रुपये का चालान कट गया। अब ये चालान कितना सही है कितना गलत है इसकी जांच की जाएगी, इसका पता कराया जाएगा। तो मुगल ये आप देख रहे हैं किस तरह से, देखो कितनी बड़ी ये ऑनलाइन चालान, आप कहते हैं ऑनलाइन चालान नहीं काटती, ये पुलिस ऑनलाइन चालान काटती है। देखिए जी बिल्कुल गलत है। ये देखिए ये दोस्तों ये येलो लाइट के ऊपर चालान काटना कितना गलत है। बिल्कुल गलत है जी। येलो लाइट मतलब होता है कि रुक कर देख कर चले, या तो लाल लाइट होने वाली है या ग्रीन होने वाली है। और इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मानंद चौक है, नमस्ते चौक है, उनकी लाइटें तीनों एक ही लाइन में चलती है और टाइम फिक्स नहीं है। टाइम तो कभी चलता ही नहीं, या चलता है तो मैंने तो देखा ही नहीं भाई साहब। जब वो क्या बोलते हैं सरकार का ही टाइम फिक्स नहीं है तो इन लाइटों का कैसे फिक्स होगा। सरकार का तो देखिए जी, सरकार के बारे में तो मैं कुछ इतना जानता नहीं कि ना मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि पैसा वेस्ट मत किया जाए, जनता के उस काम में लगाया जाए। कैमरे बिल्कुल टोटल वेस्ट है। अगर कैमरे चालान काट रहे हैं ना एसपी साहब, तो पुलिस वालों को बोलिए आप अपने थानों में बैठ जाइए, सड़क पे नजर नहीं आना चाहिए। मैं मुगल की बात पूरी कर देता हूँ। ये ऑनलाइन जब व्यवस्था बना दी है तो काटो धड़ाधड़ चालान, लेकिन आपको बता दें उससे पहले जो व्यवस्था होती है सड़क की उसको क्लियर कर लो। करनाल के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा चौराया नहीं है जिसमें स्लीपिंग रोड हो, साइड से निकलने का रोड हो, उसके बावजूद भी ये लाल बत्तियां लगा दी। मुगल कह रहे हैं 150 करोड़ की लगाई है, हम कह रहे हैं 180 करोड़ रुपए की लगाई है। और जो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल है, इसको तुरंत प्रभाव से उतार लेना चाहिए। क्योंकि लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली किसी भी अधिकारी ने, हमारे पास जानकारी नहीं है कि उन्होंने मौके पे आकर उन लाइटों का सर्वे किया हो, उनकी टाइमिंग चेक की हो, और वो जो चौराया है उस चौराहे पर निकलने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा है, कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों बड़े बुरे हाल हैं इस समय। सबसे ज़्यादा बुरा हाल आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ करनाल का निरंकारी चौक है, उसको तलवार चौक भी बोलते हैं, उस चौक का तो बेहद ही बुरा हाल है। और उसके बाद आप चले जाएंगे फिश मार्केट के पास तो वहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। और इसके बाद यदि आप अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर चले जाएंगे तो वहाँ भी बुरे हालात हैं। कोई भी टेक्निकल ऑफिसर ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को ठीक कर सके। मुकुल क्या मांग करते हैं इस मामले को लेकर? देखिए जी, मैं तो जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट को ना लाए, अगर लाए तो जनता के बीच में पहले रखे कि उनको जरूरत है या नहीं है। भाई साहब लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं और ये टोटल पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मुकुल एक मामला है, आपसे जानना चाहता हूँ। आप शहर के नागरिक हैं और जागरूक नागरिक हैं। एक सेक्टर 12 के अंदर नाइट मार्केट खोली है जी जी, क्या वो निर्णय सही है या क्या उसके क्या दुष्परिणाम है? देखिए जी, सेक्टर 12 के अंदर जो डीसी साहब ने मार्केट खोली हरियाणा सरकार ने, वो उनके लिए ठीक है। जो लड़के थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं, खाने पीने वाले, जो खाने पीने के होते हैं, जिनकी लड़कियां दोस्त होती है या जो पार्कों में रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, अब उनको ये जगह मिल गई है कि यहाँ पर खड़े होकर खाना खा लो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी ये टोटल जो मर्जी देखिए जी, गुंडागर्दी होती है सर। मैं तो कहना चाहता हूँ आशिकीगिरी होती है 12 सेक्टर के मार्केट में। और बारिश हुई थी अभी परसों, पानी से बुरा हाल हुआ पड़ा है। यानी अगर पैसा लगा रहे हो आपने तो किराया ले लिया दुकानदारों से, अब वो बारिश में कैसे बिक्री करेगी अपने सामान की? पूरा पानी भरा हुआ है, गंदगी के गोड्डो पानी भरा पड़ा है भाई साहब। मैं कह रहा सुपर मॉल के पिछली तरफ देख लीजिए आप, बिल्कुल बुरा हाल है। दुकानदारों से जाकर पूछोगे तो कहेंगे हम तो फंस गए दुकान लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो सा हाई कोर्ट में जाने वाला है, और मे भी हो सकता है इसकी एक रिट शायद, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, कल डल गई होगी हाई कोर्ट के अंदर। हुड्डा की जगह है
और जिला प्रशासन ने उस पर ये नाइट मार्केट खुलवा दी है और उसका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, केवल मात्र गुंडागर्दी हो रही है। सरेआम बेवड़े वहाँ पहुंचे हुए हैं, सरेआम शराबे पीते हैं, सरेआम कबाब खाते हैं, सरेआम क्या बोले, जुबान गंदी हो जाएगी। और ये कार्यक्रम है सकारात्मक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अच्छी सी बात करते हैं। मुकुल, जो ये राशन वितरण का जो आपने कार्यक्रम करना है, कब से स्टार्ट होने वाला है? ये देखिए जी, आज हमने शाम का मैंने वादा कर रखा है अपने दोस्तों से कि हम उनको 3 दिन तक बनी बनाई रोटी देंगे, जिसमें दाल रोटी होगी। आप 5 लीजिए 10 लीजिए, हम बनी बनाई अभी दे देंगे, क्योंकि राशन लेना और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। ऑर्डर भी देना पड़ता है, फिर घर आएगा, फिर पैकिंग कराएंगे उसकी, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। तो अभी फिलहाल अभी आप बना के खिलाएंगे उनको? अभी हम किसी होटल वाले को ऑर्डर दे देंगे कि आपने 3 दिन तक इनको राशन देना है, जितना भी हम खर्चा होगा हम दे देंगे। अभी 16 सेक्टर में झुग्गी झोपड़ियाँ गिराई गई थी, तो हमने 3 दिन तक वहाँ पे दिन रात राशन दिया था, खाना दिया था, और 11 किलो दूध दिया था, जिसका बिल मेरे पास पड़ा है। सैनी ढाबा है मेरा घाटी चौक पर, उनसे पूछ सकते हैं। 18,000 रुपये का बिल था भाई साहब, मैंने अपने हाथों से दिया था। बिल्कुल दोस्तों, ये जज्बा है जो समाज सेवा का है। आप देख सकते हैं। अभी मुकुल की उम्र है कितनी? मुकुल, आपकी उम्र कितनी है मुकुल जी? 22 एज है मेरी, और मैं यही है कि मैं अपने, बस मेरा सपना ये है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करूँ, और अपने समाज के लिए, कि जिसमें मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ, और ये मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से जाने। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि 22 साल की उम्र में समाज सेवा का जज्बा, अच्छी बात है। लोगों को मुकुल से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुकुल, जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, घर के पास कोई भी गरीब परिवार है, तो आप उसकी मदद जरूर करें। चाहे 1 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, उसकी मदद करें। क्या पता उसकी 1 रुपये के बदले आपको कितने का फ़ायदा हो। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता समाज के लिए। मुझे तो करनाल वासियों का और हरियाणा के भाईचारे, 36 बिरादरी को मैं साथ लेकर चलता हूँ, ताकि कोई भी, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किसी जात के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मुझे 36 बिरादरी के भाईचारा चाहिए। बिल्कुल मुकुल, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुखीजा जी, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने माध्यम से करनाल के लोगों से रूबरू कराया। आपका भी और आपके चैनल का दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों बिल्कुल, आपको बता दें, जाने से पहले एक बात आपको हम फिर बता देते हैं कि करनाल का बदलाव तेजी से हो रहा है। कई नीचे जो नई चीज़ें हैं वो आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें, जो देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसका हम अब आपको अपडेट देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है, और उसका जो प्रभाव है वो पंजाब पर पड़ने वाला है। अभी आज ही आपको पंजाब से भी काफ़ी खबरें मिलेगी कि वहाँ के भी कई पार्टियों के नेता इधर उधर भाग रहे हैं अपना भविष्य सुधारने के लिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें, राय दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।